जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 की मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर का 20 डेज सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अपना 10 दिन कंप्लीट हो चुका है। आज अपना 11वां दिन की सीरीज़ का 11वां दिन है। इसमें हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट वे में अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अगर अभी तक आप लोग चैनल पे नए हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आ जाइए, आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए, ठीक है। चलिए देखिए, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ये 4 एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें से कह रहा है कौन सा सत्य है, ठीक है ना। पहला कह रहा है एक्स की पावर ए, देखिए कुल मिला के ये दे रखा है एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो। आप लोगों को पता होगा कि अगर बेस समान होते हैं, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर ए प्लस का बी, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन जिसके साथ होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए बी पे दे रखा है, ये एक आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है बी ऑप्शन आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखिए ये एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ध्यान से, इसमें मैं कुछ आसान तरीका बताने वाला हूं, उस पर फोकस करिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, पहला दे रखा है आपको 2.05 और प्लस 68.5, फिर दे रखा है आपको प्लस वाला लिखता हूँ प्लस 8.18 और माइनस वाला इधर लिखता हूँ माइनस 6.321 और माइनस 1.5। ये आपके सामने दे रखा है, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए एक तरीका होता है कि इसको सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो और फिर इनको जोड़ के घटा दो, ठीक है। लेकिन मैं क्या वे बताने वाला हूँ उस पर फोकस करो, क्योंकि इस तरीके तो सब लोग करेंगे, इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। अगर मेरा मेथड आपको पसंद आ गया और थोड़ा सा समझ पाए ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए आप जरा ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद मैक्सिमम नंबर कितना है इसमें, किसी में भी सब में देखो तो दशमलव के बाद सारे इसमें सब में मिला के सबसे ज़्यादा इसके पास है 3 डिजिट है, दशमलव के बाद 3 डिजिट है। अब प्लस वाले में जरा ध्यान से देखो, दशमलव के बाद कितना है, मैक्सिमम 2 डिजिट है, ठीक है ना। दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट है। जब आप इन सबको जोड़ोगे, ठीक है ना, तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट आएगा कुछ भी, ठीक है ना। और माइनस वाले में जिसके पास 3 डिजिट है, इनको जब आपस में इन दोनों को जोड़ोगे तो दशमलव के बाद मैक्सिमम जो डिजिट आएगी वो कितनी आएगी बताइए, 3 डिजिट आएगी। और लास्ट जो देखिए लास्ट वाला जोड़ने या घटाने पे, देखिए जैसे मान लो मैं सिखा रहा हूं इसलिए ये चीजें टाइम लगेंगी। जैसे मान लो 1.5 है, इसमें आपको 0.321 जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये तो श्योर है कि इसके आगे आप 0 लगा लोगे चलता है, लेकिन लास्ट में 1 ही आएगा, ये आपको पक्का पता है, ठीक है ना। लास्ट में तो 1 आना ही है। इसका मतलब दूसरे वाले में इतने में यहां पे कुछ भी आए, लेकिन लास्ट वो जो 3 डिजिट एक ही है ना, तो लास्ट में तो 1 ही आएगा, है कि नहीं। लास्ट में केवल 1 आएगा। तो अब सोचो आप जरा, ये मुझे बताओ, जब यहाँ पे कुछ भी होगा ये सब जोड़ के कुछ आएगा, यहाँ पे जोड़ करके कुछ भी समथिंग आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपके पास 0 आएगा। जब भी आप इसमें से 0 में से वो एक तो घटेगा नहीं, यहाँ कुछ नंबर होंगे, यहाँ से कैरी लोगे 10 बनेगा, और 10 में से 1 घटाओगे तो लास्ट में तो 9 ही आएगा किसी भी कीमत पे, है कि नहीं। किसी भी कीमत पे लास्ट में 9 आएगा। और जरा अपने ऑप्शंस देखिए, सारे ऑप्शन में देखिए लास्ट में 9 केवल और केवल 3 डिजिट का। एक तो पहली बात ये देखो, आंसर के भी दशमलव के बाद 3 डिजिट ही दिखेगा, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं। यही 2 ऑप्शन है जिसके लास्ट में दशमलव के बाद 3 डिजिट दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 9 आया है लास्ट में, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली मैं ये तो बता दिया शॉर्ट तरीका, अगर आप ये समझ पाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, इस तरह से आंसर कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज इसको सिंपल वे में आप ऐड कीजिए। देखिए 2.05 इसको ऐड करेंगे 1 सेकेंड बैक कीजिए जरा, हाँ इसमें ऐड करना है 68.5, यहाँ पे 68 रखो, ठीक है। फिर ऐड करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए 18 और ये रहा 8, इसको ऐड करना, इन सबको ऐड कीजिए, ठीक है ना। तो 8 5 13, 3 कैरी लगा 1, 5 1 6 1 7 आ गया यहाँ पे, और दशमलव ये आ जाएगा 8 8 16 और 2 18 के 8 कैरी लगा 1 7 6 1 7, इतना आ गया 78 पॉइंट, इतना आ गया। और इन दोनों का योग कितना आएगा जरा बताइए, 6 इन माइनस वालों को ऐड कर लीजिए,
6.321 और इसमें आ जाएगा कितना 1.5, इनको ऐड करेंगे 1 2 5 3 8.617, तो आपके पास आ गया, ये आ गया कितना 7.821। इसको करना है माइनस, कीजिए माइनस, यहाँ पे जाएगा नहीं तो जीरो लगा के, यहाँ 10 बन गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ कितना बचा 7, 17 में से 8 गया 9, ठीक है, फिर दशमलव, यहाँ बचा आपका 7 में से 7 गया तो 0 और ये 7। देखिए सेम आंसर आया कि नहीं, सी ऑप्शन वाला सेम आंसर आ गया ना। जैसे मैंने बताया वैसे भी कर सकते हो, अगर दिमाग में आ गई चीज़ें, केवल यूनिट प्लेस की चीज़ों से आंसर किया जा सकता है जब चारों ऑप्शन के लास्ट डिजिट अलग अलग हों, ठीक है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको पता करना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। इसमें कह रहा है दो संख्याएं x और y के HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लसा की बात कर रहा है, मासा और लसा क्रमशः दे रखा है 28 और 84। अच्छा एक बात याद रखो, नोट करके चाहे तो लिख लीजिए, ठीक है ना। LCM जो है हमेशा डिविजिबल होता है HCF से, LCM को हमेशा आप भाग कर सकते हो पूरी तरह से, किससे, HCF से, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन सारे ऑप्शन में यही देख लीजिए कि जिसमें आप LCM को HCF से भाग नहीं लग रहा होगा वो कभी भी एक दूसरे के LCM HCF नहीं हो सकते। जैसे देखो यहाँ 28 है, 84 में 3 बार में कट जा रहा है, 28 84 को ये काट पा रहा है, यहाँ HCF जो है LCM को भाग दे पा रहा है, तो ये तो पॉसिबल है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसने नाट वाला पूछा है। दूसरा कह रहा है दो संख्याओं x y का HCF दे रखा है कितना 1 और LCM दे रखा है 150, तो 1 से 150 में भाग लगी जाएगा, तो ये भी होगा, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। अगला कह रहा है 150 HCF है और 900 है इसका LCM, तो क्या होगा 150 को 9 से भाग दोगे तो 15 छक्का 90, तो ये भी कट रहा है, ठीक है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 16 जो है 196 को नहीं काट पा रहा है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कभी भी HCF LCM नहीं हो सकते x और y के, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12,500 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए इसका मतलब ये 12,500 जो है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है ना। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें और क्या मिनिमम जोड़ सकते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे इनका, देखिए और कोई मेथड है नहीं, शॉर्ट मेथड से अगर मैं इसका वो फैक्टर करना चाहूँगा तो वो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा, कंफ्यूज होंगे आप लोग। इसका सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, फैक्टर करेंगे। जब भी फैक्टर तरीके से रूट निकाला जाता है तो राइट साइड से पेयरिंग करते हैं, 2 का पेयर, यहाँ बचा 1 तो 1 का पेयर, ठीक है ना, ये करते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, 1 को 1 बार में भाग गया, ठीक है ना, ये वाली लाइन जरा रब करूं, हाँ देखिए 1 जो है 1 बार में चला गया और उसके बाद यहाँ 1 और लिखते हैं, 1 और 1 जोड़ करके यहाँ साइड में लिखते हैं और जितनी बार गया वो यहाँ रख के माइनस कर देते हैं, तो घट के 0 आ गया, उतर जाएगा 1 जोड़ा और आपका 25। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या करते हैं, बचपन में सिखाया जाता है। अब देखो यहाँ पे किसी इसके बगल में जिस संख्या को रख के गुणा करते हैं इसके आसपास आए या खुद आ जाए, तो मान लो अगर 1 रखा तो 21 एक कम 21 आएगा, 2 रखेंगे तो 22 बन जाएगा, 22 दूना उतने, जैसे मान लो 2 रखता हूं तो यहाँ भी 2 ही रखना पड़ेगा आपको, तो 22 दूना 44 जो कि ज्यादा हो रहा है, इसलिए ये नहीं 2 तो नहीं रख सकते हम, तो 1 रख दिया, तो 1 से गुणा कीजिए तो 1 जा गया, तो 1 एक कम 1 ही आ गया 21, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ करके आगे इधर थोड़ा सा खिसका के लिखा जाता है, तो ये आ गया आपका 22, ये कितना बच गया, 25 में से 21 गया 4 और डबल 0 है, इसको उतार लो आप, ठीक है ना। अब देखिए फिर से वही काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे बगल में जो रखेंगे उतने से ही गुणा करेंगे। मान लो अगर मैं 1 रखता हूं तो 221 400 से लगभग आधे के पास आ रहा है, तो डबल रखते हैं, तो यहाँ 2 रख दिया तो 2 से गुणा करने पड़ेगा, 2 में भाग जाएगा, ठीक है। ये भाग विधि से रूट निकाला जाता है ऐसे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 है ना, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 4 4 4।
अब मुझे ये बताओ, अगर ये तो 400 है लेकिन ये 444 है, ठीक है ना, तो 400 में अगर यहाँ पे 44 और रहा होता तो ये 112 का पूर्ण वर्ग बन जाता है ना। 400 में हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? 44। तो यही पूछा है कम से कम आपको क्या जोड़ना होगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम अगर इस वाली संख्या में 44 और जोड़ दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी किसका? 112 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो इतना हमें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो आंसर में नहीं है। अच्छा, इनके अंकों का योग पूछा है, तो ये अंक जोड़ दीजिए, 4 + 4 8 आ गया, 8 जोड़ना पड़ेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप क्वेश्चन पसंद आया होगा। ये थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले जो होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा इसको भी बड़ा करने की कोशिश करता हूं। ये रहा आपके सामने, देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कोई संख्या अपरिमेय है यदि इसे p/q के, अच्छा यहाँ क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछ रहा है, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहा है कोई संख्या अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर। देखिए रेशनल इर्रेशनल क्या होते हैं, p/q के फॉर्म में जिसको लिख सकते हैं q ≠ 0, ये सारे नंबर रेशनल बोले जाते हैं, और जिनको इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो सारे क्या बोले जाते हैं? इरेशनल बोले जाते हैं। वो सारे ज्यादातर रूट में आते हैं, जैसे √2, √3, √5, ये सारे इरेशनल में आते हैं, IR और ये R होता है, ठीक है ना। ये बात हो गई। ये क्या कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कह रहा है कोई संख्या अपरिमेय है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां p तथा q पूर्णांक है। कोई संख्या अपरिमेय है, तो ये तो असत्य बात हो गई। अगर इस तरह से आप लिख पा रहे हो तो परिमेय हो गई, तो ये असत्य है, तो ये कट गया, इसने सत्य पूछा है। अगला क्या कह रहा है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय तथा कभी अपरिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल सही है। मैं एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूंगा इसको, एक सेकंड। कह रहा है कि कोई किन्हीं दो अपरिमेय संख्या, मान लो एक अपरिमेय संख्या आपके पास है 4 + 3√2, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या आपके पास ए है, ये है। दूसरी अपरिमेय संख्या आपके पास है -3√2, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों अपरिमेय, इस वाली पूरी संख्या को, इसको, दोनों अपरिमेय है, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 + 3√2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3√2, तो ये कट गया। यहाँ पे देखिए क्या 4 आ गया, 4 जो कि क्या है, परिमेय है ना। अगर यहीं पे माइनस वाला ना होकर के केवल 3√2 होता है, ये भी अपरिमेय है, इसको इसके साथ जोड़िए तो अपरिमेय आता है रिजल्ट। तो देखिए एक जगह पे परिमेय आ गया, एक जगह अपरिमेय आ गया, ठीक है। तो यही ये कहना चाह रहा था। तो ये बिल्कुल ही कथन सत्य है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रखा है इसने, इसमें कह रहे हैं ये कि इतने को इतने से विभाजित करने पर x का गुणांक क्या होगा, मतलब x का कोफिशिएंट क्या होगा। यहाँ देखिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं लगेगा क्योंकि x डायरेक्टली हमें पता नहीं चलेगा, तो हमें इसको पहले डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये रहा 8 ब्रैकेट में है 4, सॉरी x की पावर 4 है, x⁴ + 2x³ - 15x², ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4x ब्रैकेट में x + 5, ये दे रखा है आपको। इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ऊपर वाले में जरा देखिए x² कॉमन हो रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ऊपर जो कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा 8x² आपका। अंदर क्या बचेगा, x² प्लस का 2x और -15, ये बच गया। नीचे तो आपका यही रह जाएगा 4x और x + 5, ये रह जाएगा आपका, ठीक है। ये मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा देर के लिए, हाँ ये रह जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ से x² से एक x कट गया और 4 से इसको काटा तो 2 बार में, तो ऊपर आपका क्या आ जाएगा 2, केवल बचा 2x बचा, 2x आ गया। इसको जरा मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिए, चलो मैं नीचे करके दिखाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए ऊपर बचा केवल 2x, ठीक है। ब्रैकेट में कितना बचेगा, ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप x²
ऐसे दो को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करे तो 15 माइनस 15x² आए, जोड़े तो 2x आए, ठीक है ना। तो बताइए क्या करना पड़ेगा। तो 5 तिहाई 15, 5 में से 3 गया 2 आता है, तो प्लस ये कर सकते हैं हम 5x माइनस 2x, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 15। आई होप ये चीज़ें समझ गए होंगे, 9th क्लास और 10th क्लास की चीज़ें हैं। नीचे आपका आ जाएगा x प्लस 5 ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, जब इनको देखिए, इन दोनों में कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो फैक्टर बन करके आपके सामने आ जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको, ये पेज भी तो इधर घुस सकता होगा, हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, वेरी नाइस। ये देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ तो देखिए 2x तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन ले लिया आपने, तो बचा क्या, x प्लस 5 बच गया, x प्लस का 5 बच गया, और माइनस 2 कॉमन ले, 2 क्यों होगा, 3 होगा ना, यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तब 2 बचेगा, ठीक है ना। माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो आपके पास बच जाएगा x प्लस का 5, ठीक है। एक सेकेंड, x प्लस का 5 बच गया यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा और राइट ले लेता हूँ, ओके ओके, सॉरी, इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, पेन तो थोड़ा अभी पतला कर लूँगा, कोई बात नहीं है। -3 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा कितना, x प्लस का 5 बचेगा, ठीक है ना, यही तो बचेगा x प्लस का 5। और नीचे क्या था आपके पास, नीचे x प्लस 5 था, तो यहाँ पे रखिए x प्लस का 5 था, ठीक है। ऊपर अब थोड़ा सा और जब सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास बचेगा 2x, एक ब्रैकेट में तो x प्लस 5 पूरा बचेगा, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3, और नीचे आपके पास है ही कितना, x प्लस 5, ठीक है। x प्लस 5 वाले ब्रैकेट से ये कट गया, आपके पास बच कितना गया, 2x ब्रैकेट में x माइनस 3। अब जरा इनको गुणा कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6, 6x। तो उसने x का कोफिशिएंट पूछा था, तो -6 आ जाएगा, ठीक है, -6 इसका x का कोफिशिएंट आ जाएगा। देखिए कहाँ पे दे रखा है, ये रहा, डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पेन पतला कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले, बहुत ज़्यादा स्पेस ले ले रहा है, हाँ ठीक है, इतना ठीक रहेगा। रेड वाली को भी मैं पतला कर देता हूँ, 1 सेकंड का टाइम दीजिए बस, ओके ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है एक संख्या में 9 की वृद्धि करने पर वह उस संख्या के आधे का 3 गुना हो जाती है, ठीक है। वह संख्या क्या है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि संख्या x है आपके पास, ठीक है। ये संख्या हो गई कितनी, x हो गई। कह रहा है संख्या में 9 की वृद्धि करने पर, 9 जोड़ दीजिए, 9 की वृद्धि हो गई करने पर वह संख्या उस संख्या के आधे का 3 गुना हो जाती है। तो ये जो बना, ये जो संख्या माना था, x माना था हमने संख्या, x के आधे का, x बटा 2 का 3 गुना, गुणा 3 हो गया। तो वह संख्या क्या होगी, आपसे संख्या पूछ रहा है। तो जरा बताइए क्या होगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इधर पूरे में, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 में 18 बराबर, इधर बचेगा 3x, ठीक है। तो x वाली चीज को एक साइड ले लीजिए, चलिए कितना आ जाएगा, 2x इधर जाएगा, 3x में माइनस हो जाएगा, तो केवल x बचेगा 18। तो x की वैल्यू आपकी 18 आ गई, यही आपको निकालना था। तो आपकी जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई, 18 आ गई, ठीक है। आई होप क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं इसको बड़े प्यार से बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर, दर नहीं पता है हमें, किसी दर पर 8 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। कुछ राशि है जो कि 8 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। फिर कह रहा है उसी साधारण ब्याज दर पर वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। हमें राशि नहीं पता है, हमें उसका 4 गुना पता करना है, कितने वर्ष में हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि आपके पास 100 रुपए थे, कह रहा है 8 साल में ये डबल हो गए। 8 वर्ष में कुछ रेट भी नहीं पता, बहुत आसान करके बताऊंगा। 8 साल लगे इसको, 8 ईयर में डबल हो गए, मतलब 200 हो गया। 8 साल लगे इसको 2 गुना होने में। बताओ कोई चीज 100 से 200 होने में, मतलब 100 प्लस करने में 8 साल लगा, ठीक है ना।
100 रुपया, मान लो 100 रुपये आपके पास थे, आपको 100 रुपया और कमाने में 8 साल लग गए, तभी तो इसका दुगना हुआ। अब ये कह रहा है कि जो स्वयं की 4 गुनी हो जाए, 4 गुनी मतलब आपको बनाना कितना है, 400 बनाना है। तो बताइए और कितना टाइम लगेगा, 100 रुपया, इसके बीच का अंतर कितना आया, 100 रुपया। 100 रुपया कमाने में आपको 8 साल लगा, ठीक है ना। अब जरा बताओ 100 से आपको 400 बनाना है, मतलब 300 और कमाना है। जब 100 रुपया कमाने में 8 साल लग गया तो 300 कमाने में कितना साल लगेगा बताइए। 100 रुपये का ये 3 गुना है तो इसका 3 गुना टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 8 से 24 साल आपको लगेगा, 24 ईयर, ठीक है ना। यहाँ रहा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया है, मैं आपको बहुत आसान करके चीजें पेश किया हूं कि आप लोग समझ पाओ, ठीक है। चलो एक थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश करता हूं, देखो अगर आप समझ पाओ तो, ठीक है ना। एक सेकंड, 100 है ये, मान लो आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है ना। 100 रुपए थे, आपने पहले फिर इसका डबल 8 साल लगा इसको 200 बनाने में, मतलब 100 एक्स्ट्रा कमाने में 8 साल लगा। फिर 8 साल लगेगा तो ये फिर 300 बन जाएगा, फिर 8 साल लगेगा तो अब 400 बन जाएगा आपका। तो अब देखिए 100 का ये 4 गुना हो गया ना, यहाँ 8 साल फिर 8 साल फिर, टाइम कितना टोटल लगा, 8 8 16 और 8 24, तब भी 24 आ गया। ऐसे कर सकते हो, PRT बटा 100 उस तरह से कैलकुलेशन करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, सब कुछ निकालो, R निकालो, सब करो, कोई फायदा नहीं है। जब R उसने कांस्टेंट दे रखी है, सेम रेट पे दे रखा है, तो आप बढ़ाते जाइए ना, साधारण ब्याज की बात है, ठीक है ना। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी बहुत आसान करके मैं बताऊंगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दिया हो। इसमें कह रहा है जब रेणु पैदा हुई, ठीक है ना। अगर कोई पैदा होता है तो मान लो वो 0 ईयर का था, यहाँ पे ईयर लिख लेते हैं, कितने साल का, 0 साल का थी, ठीक है। तब उसकी माँ 30 साल की थी, तो माँ जो थी 30 साल की थी। तो अच्छा बताओ रेणु और उसकी माँ के बीच आयु का अंतर कितना हुआ, एज डिफरेंस कितना साल होगा, 0 से 30 में 30 साल का गैप होगा ना। अच्छा ये बताओ अगर आज मेरी आयु और आपकी आयु में 30 साल का डिफरेंस है तो जीवन पर्यंत 30 साल का ही गैप रहेगा, चाहे आज बात कर ले, चाहे 20 साल पहले, चाहे 50 साल बाद, हमेशा 30 साल ही गैप रहेगा दोनों की आयु का, ठीक है, ये बात याद रखना। तो देखिए इनके आयु के गैप जो है 30 साल है। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, यहां तक हमने काम कर लिया। कह रहा है अब से 5 वर्ष पहले, अब से आज से 5 वर्ष पहले यदि उसकी मां की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, ठीक है ना। यहां देखते हैं, लिख लेते हैं अब, और यहां लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले, ठीक है ना। अब और ये 5 वर्ष पहले, देखो 5 वर्ष पहले हम मान लेते हैं कि रेणु की आयु x थी 5 वर्ष पहले, और उसकी माँ की आयु 4 गुनी थी, तो माँ की आयु कितनी रही होगी, 4x रही होगी, यही तो ना। 5 साल पहले मैं बोल रहा हूं, तो अब कितना होगा, इसकी आयु में भी 5 साल जुड़ जाएगा, x + 5 की अब होगी, और ये भी 4x + 5 साल की होगी, होगी कि नहीं होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये अब की बात हो गई, ठीक है ना। या आप इसको अब को x मान लो तो यहां आप माइनस कर दोगे, बात वही हुई, ये 4x हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने क्या कहा, जीवन की किसी भी काल में इनके आयु का जो अंतर होगा हमेशा कितना साल रहेगा, 30 साल ही रहेगा, क्योंकि पैदा ही 30 साल बाद हुई है वो, ठीक है ना। तो ये 30 का रहेगा, इसका मतलब 5 साल पहले इनके आयु का अंतर निकालिए, कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो यहाँ कितना है, 4x - x बराबर 30 साल होना चाहिए। तो 4 में से 3 गया, सॉरी 1 गया, 3x की वैल्यू 30 आ गई, ठीक है। तो x कितना आ गया आपके पास, 10 वर्ष आ गया कि नहीं आ गया, ये कट गया इससे 10 बार में। और आपसे क्या पूछ रहा है वो, तो रेणु की वर्तमान आयु बताओ क्या होगी, ये रहा वर्तमान। अब रेणु कितनी है, x + 5, तो x कितना है 10, तो 5 और जोड़ दो उसमें, 10 + 5, तो अब रेणु होगी 15 साल की, ठीक है ना। ये हटाओ, यहाँ लिख लो 15 साल की अब रेणु होगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये देखिए मैं आपको समझा रहा था इसलिए इतना लंबा कुछ करना पड़ा, अदरवाइज ये 1 सेकंड से ज्यादा 2 सेकंड का क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, प्रैक्टिस करोगे तो कर पाओगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक व्यक्ति 140 किलोमीटर दूरी, मान लो ये ए रहा ये बी रहा, इनके बीच की दूरी है 140 किलोमीटर की,
ठीक है ना। 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटा लेता है। कितना टाइम लेता है? टाइम ले रहा है वो 7/2, 3 दूनी 6, 1 7/2, इतना घंटे का टाइम ले रहा है। ठीक है, लगते हैं कह रहा है यदि वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर लेता है तो उसी दूरी को 140 की दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय मिनट में अधिक लगेगा? कितना समय और अधिक लगेगा? तो बताइए कितना समय और अधिक लगेगा। सबसे पहले तो जब ये 3.5 घंटे में 140 चल रहा था तो चाल बताओ कितनी होगी। चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस 140 है, टाइम कितना है 7/2, तो इसको काटिए, 7 से इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। और ये यहाँ गुणा हो जाएगा 40, 2 से गुणा हो जाएगा। तो पहले इसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति आवर थी पहले चाल, ठीक है ना, V1। एक सेकेंड यहाँ रखो, ठीक है ना। पहले चाल थी 40, अब कह रहा है चाल 5 से घट गई, तो अब चाल हो गई उसकी कितनी? 40 में से 5 गया तो 35 की हो गई, ठीक है ना। तो बताओ टाइम कितना होगा? ये चाल होगी 35 किलोमीटर पर आवर चाल हो गई। डिस्टेंस आपको पता है 140 ही है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 140 भाग कीजिए 35 से, तो जरा इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा? 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14, 20 बार में गया, 5 चौक को 20, 4 घंटे लगने वाले हैं, ठीक है ना। तो बताइए पहले वो 3.5 घंटे में जा रहा था, अब 5 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी तो 4 घंटे में जा रहा है, तो उसका जो टाइम इंक्रीमेंट हुआ कितना हुआ? आधे घंटे का हुआ, 1/2 आवर का। और उसने मिनट में टाइम पूछा, हाफ आवर को 30 मिनट बोला जाता है, तो 30 मिनट हो जाएगा आपका आंसर। कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा देखिए, ये तो ओरल सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बस समझ की बात है। कह रहा है निम्न में से कौन सा कोण केवल स्केल और कंपास का प्रयोग करते हुए नहीं खींचा जा सकता? गर्मी काफी है दिल्ली में, ठीक है, नहीं खींचा जा सकता। बताइए निम्न में से कौन सा कोण केवल स्केल और कंपास के प्रयोग से नहीं खींचा जा सकता? देखिए केवल और केवल अगर आप चाहते हैं कि स्केल और कंपास से कोण बनाना चाहते हैं तो वो सारे कोण जो होते हैं 90 के मल्टीपल होने चाहिए या 90 के फैक्टर होने चाहिए। कुल याद कर लो कि 15 के मल्टीपल होने चाहिए। जो इनके गुणनखंड में आएंगे उन्हीं को आप बना सकते हो। तो देखिए 15 भी है, 15 का गुणनखंड, तो ये बन सकता है। 105 भी 15 × 7 = 105, ये भी है। केवल 40 है जो इनके गुणनखंड में नहीं आता है, तो ये आप नहीं बना सकते केवल और केवल इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, ठीक है, एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी? अच्छा देखिए, बहुभुज के भुजाओं की संख्या n बराबर फार्मूला होता है 360/θ, ठीक है ना। ये होता है जहां थीटा होता है बहिष्कोण, बाह्य कोण, ठीक है। तो यहां से भुजा की संख्या n निकल करके आ जाएगी 360/45। तो काटिए इसको जरा, कितनी बार में कटेगा? 9 बार में काट दीजिए, 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36, 40 बार में, 9 × 5 = 45, ये 5 बार में गया, फिर 5 से कट जाएगा 8 बार में, तो 8 आ जाएगी। भुजाओं की संख्या n बराबर कितना आ जाएगी? 8। ये दे रखा है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक सेकंड, पेन सिलेक्ट कर लूं मैं। हाँ, ये आ गया। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। अच्छा, ये देखिए कुछ प्रिंट सा था, इसमें कह रहा है 2 लाइन सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। तो करते हैं, ये AB ड्रॉ किया, AB, और एक ये हो गया CD, ये 2 लाइन ड्रॉ किए, इंटरसेक्ट जहां किया इस पॉइंट का नाम है O, इस पॉइंट का नाम है O, ठीक है ना। यहाँ पे ये O पॉइंट हो गया। आगे क्या कह रहा है, इफ एंगल OAC 60 है, OAC, तो इसको मिलाने की बात है, मतलब ये वाला एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, OAC 60 है। और क्या कह रहा है, एंगल OCA 70 है, OCA ये वाला एंगल वो बता रहा है 70 डिग्री है, ठीक है।
एंड एंगल ओ बी डी 90 है, ओ बी डी है ना, तो यहां से इसको मिला दीजिए, इसको दे रखा है वो 90 डिग्री, देखने में भले नहीं लग रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। तो देन आपको फाइंड करना है ओ डी बी, ओ डी बी ये फाइंड करना है, इसको मान लो एक्स। तो चलो अब तो आसान हो गया, कैसे कैसे करोगे, देखिए ये 60 है, ये 70 है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से ये कितना मिल गया बताओ, 7 6 13 130, तो ये 50 हो गया, होगा कि नहीं, अरे 60 प्लस 70 प्लस ये वाला, इसको मान लेते हैं थीटा, तो प्लस थीटा बराबर 180, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू, 180 में से इसको माइनस कर दो, 7 और 6 130, तो ये 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब इतना कम चीज़ें तो मत पूछिएगा कि ये कैसे आ रहा है अच्छा जब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, जब भी कोई दो रेखाखंड इस तरह से काटते हैं तो ऊपर और नीचे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताइए ये 50 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बचा हुआ x कितना हो गया, तो 50 प्लस 90 प्लस x, फिर से ये मिलकर के 180 हो गए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, 9 5 14 140 ये हो गया, तो 180 में से 140 माइनस कर दीजिए, तो x आपका आ गया 40 डिग्री, ठीक है ना, दिया है क्या, हाँ सी ऑप्शन में है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है ना गला दर्द कर गया, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बड़ी मेहनत हो रही है आपकी क्लास लेने में, ठीक है ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है एफ ई और वी क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों किनारों और शीर्षों की संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अरे भाई ये यूलर्स फार्मूला बता रहा है, हमने 50 बार अपनी वीडियो में बता रखा है, एफ प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 ये होता है, या इसी को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, चाहे जैसे याद हो कन्वर्ट करके बता दीजिए। तो ये देखिए सी ऑप्शन पे दे रखा है प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपकी स्क्रीन पे, त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले एक त्रिभुज बना ही लेते हैं, ये बन गया अपना ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ओ बी सी का मध्य बिंदु है, तो देखो ओ जो है बी सी के यहाँ कहीं बीच में है ओ, तो बी सी के बीच में मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ओ बी और ओ सी इक्वल हो गए। वो आगे क्या कह रहा है, तथा ओ ए बराबर है ओ बी के, तो मतलब ओ ए को मिलाइए, ये हो गया ओ ए। अब ये कह रहा है ओ ए जो है ना, ओ ए ये बराबर है ओ बी के, इसके बराबर है, मतलब कुल मिला के ये तीनों रेखाएं आपस में बराबर है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है। अब कह रहा है यदि एंगल ओ बी ए 54 डिग्री है, ओ बी ए ये वाला एंगल दे रखा है 54 डिग्री, आपको 54 डिग्री दे रखा है ना। अच्छा मुझे ये बताओ किन्हीं, अगर इस त्रिभुज की बात करें ए बी ओ में दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो जो ये 54 है तो ये कोण भी कितना आ जाएगा आपका 54 डिग्री, है ना, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मुझे ये बताओ आप, तो इस त्रिभुज से ये वाला कोण कितना आ जाएगा। अच्छा आगे पूछ क्या रहा है आपसे, तो आप ओ सी ए बता दो, ओ सी ए ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, ये जो रेड पेन चला रहा हूं ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा मुझे बताओ ये वाला कोण कितना आएगा बीच वाला, 50 54 प्लस 54 108, 180 में से 108 गया तो 72 आ गया, ये है ना। जब ये 72 है तो ये देखो ये वाली एक सीधी लाइन है, तो इसका प्लस ये वाला मिला करके 180 होना है, तो 180 में से 72 गया तो 108 बन गया ये, ठीक है ना। अब देखिए जरा ये बताइए, एक सेकेंड, हाँ ये वाली रेखा और ये वाली भी बराबर है, इसका मतलब जो ये कोण होगा वही ये कोण भी होगा, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। तो इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 कीजिए, तो 108 प्लस 2x बराबर 180 होगा ना, तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 108 गया कितना आता है 72, फिर से x निकल के आपके आ गया कितना 72 का आधा कितना होता है 36 दूना 72 होता है ना, 36 डिग्री है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, पक्का सही है ना, 2 6 12 2 2 3 6 1 7, हाँ तो 36 कहाँ है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका, ठीक है। आ जाइए फटाफट से, बहुत गर्मी लग रही है, फटाफट से इसको एंड करते हैं क्लास को आज की। अच्छा ये भी देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है
द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी इट्स पेरीमीटर। एक देखिए रोम्बस है कोई, ये मैंने बना लिया रोम्बस, ठीक है ना, ए बी सी डी, ये रोम्बस है। अब ये कह रहा है रोम्बस के डायगोनल क्रमशः दे रखे हैं कितना, 10 24, तो यहाँ पे ये एक डायगोनल हो गया, एक ये हो गया। मान लो ये वाला डायगोनल एक जो है AC जो है ये मान लो 10 है, तो BC आपका कितना, सॉरी BD हो जाएगा आपका 24। अच्छा, आपसे इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो मान लो इसकी साइड A है तो A है तो A है तो A है, चारों A होती है, क्योंकि रोम्बस की ये प्रॉपर्टी होती है समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है ना। तो ए हो गई, पेरीमीटर पूछा है तो 4A पेरीमीटर होता है, तो A पहले कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखो कि समचतुर्भुज मतलब कि रोम्बस के जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। मतलब ये कोण जो होगा ये 90 डिग्री का होगा और ये समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। अगर AC आपका 10 है तो यहां से लेकर के इतना केवल ये O पे ये हो जाएगा 5, 10 दे रखा है, हाँ, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका 5 बन गया इतना, और ये इसका 24 का आधा, ये 12 हो गया। तो इस त्रिभुज में आ जाओ जरा, इस वाले त्रिभुज में, ये हाइपोटेनियस A है और ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। तो ये होता है 12 बटे 144 प्लस 25 169 169 बराबर A स्क्वायर, तो ये 13 का आता है, तो A निकल के आ जाएगा आपका 13। वैसे भी याद रखते हैं 5 12 13 का ये ट्रिपलेट भी होता है। ये 13 हो गया, तो पेरीमीटर बताओ कितना हो जाएगा, A 13 है तो 4 गुना, तो 4 गुना में 13 बराबर आपका 52 आ गया, 13 चौका 52 आ गया। कहाँ दिया है, B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंखें दर्द हो गई, हाँ ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर, R की वैल्यू आपको दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 22 सेंटीमीटर, H दे रखा है 22 सेंटीमीटर की धातु के एक ठोस बेलन है। तो ये बेलन की रेडियस और हाइट हो गई, ठीक है ना। बेलनाकार छड़ को पिघलाया जा रहा है, 2 मिलीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया गया, तार की लंबाई पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, सिलेंडर को पिघला करके और पतला सिलेंडर बनाया गया, लेकिन वॉल्यूम सेम रहेगा। तो इसका वॉल्यूम V1 बराबर होगा वॉल्यूम V2। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई R स्क्वायर H, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1, ठीक है ना। तो अच्छा यहाँ पे देखिए पाई से पाई तो निपटा दीजिए, R1 की वैल्यू है कितनी 1.2, इसका स्क्वायर, और H कितना है इनटू में 22 बराबर, ये दे रखा है जो, सॉरी R दे रखा है 1.2, ये वाला जो दूसरा रेडियस दे रखा है जो तार का रेडियस है, रेडियस ऑफ तार जो दे रखा है R1, ये दे रखा है 2 mm। 2 mm इसको सेंटीमीटर में पहले करो, क्योंकि सारी चीजें सेंटीमीटर में है। 2 mm को जब सेंटीमीटर में करोगे तो 2 को 10 से भाग देना पड़ेगा। अब ये सेंटीमीटर में बन गया, ठीक है ना। जब ये सेंटीमीटर में बन गया ना, तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, बताओ इसको सीधा ये लिख दो 0.2, तो ये आ जाएगा R1 स्क्वायर की जगह रखिए 0.2 का स्क्वायर, आई थिंक ये पेन कम दिख रही है, ठीक है ना, इंटू H1। अब आपको H1 पूछा है, केवल फोटो इधर करता हूँ जरा। अब आपको H1 निकालना है, तो इधर डिवाइड कर दीजिए 0.2 के स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1.2 का स्क्वायर को लिख दीजिए 1.2 इंटू 1.2 इंटू 22, इसको डिवाइड कीजिए इससे 0.2 इंटू 0.2 से, तो बराबर H1 आ जाएगा, ठीक है ना। यही पूछा है आपसे। तो जरा काटिए, दशमलव से दशमलव देखिए सारे हट, ये वाला भी सब हट जाएंगे दशमलव, ठीक है। तो 2 दूनी 4, इसको 2 से काटा ये 6 बार में, 2 6 12, 2 6 12, 6 बार में, ये कितना आ जाए 6 6 36, 36 गुणा 22 कितना होता है बताइए, 36 दूना 72, और फिर 36 दूना 72, ये आ जाएगा 2 7 2 9 और 7 700, एक सेकंड कहाँ चला गया ये, सॉरी 792। देखिए कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन पे दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा ये।
आई होप ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। देखिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मैं और भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं जब क्लासेज स्टार्ट करने वाला हूँ आफ्टर सीटेट, बिल्कुल मैथ को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ सीटेट मतलब कि सारे टीचिंग एग्जाम के लिए, तब मैं ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि और इसको डीप में कैसे किया जाता है। फिलहाल अभी इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरे से मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया। इस प्रकार प्राप्त ठोस की पृष्ठ को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्चा क्या होगा। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। देखिए क्यूब है कोई, ये मान लो एक क्यूब है, ये क्यूब है ना, इसी तरीके के 5 छोटे छोटे क्यूब है, सबको किनारे किनारे से जोड़ा गया। मान लो इसके आगे फिर अगला क्यूब जोड़ दिए हैं, ठीक है ना, इस तरह से अगला क्यूब फिर जोड़ दिए हैं इसके आगे, फिर इसके आगे एक और क्यूब जोड़ दिए हैं, फिर ना इसके आगे और क्यूब जोड़ दिए हैं, इसके आगे एक और जोड़ दिए हैं, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्यूब इस तरह से जुड़ गया। सबकी लेंथ है 10 10 10 10 10, विड्थ इसकी 10, हाइट भी 10 है, यही तो बोल रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अब ये बताओ इसको एक साथ अगर देखा जाए तो ये क्यूबाइड की तरह हो गया। क्यूबाइड ऐसे ही तो होता है, ये क्यूबाइड की जैसे दिखने लग जाएगा जब ये जुड़ जाएगा आपस में किनारों पे। तो इसकी एल बी एच हो गया। तो इस क्यूबाइडिकल का लेंथ कितनी आ गई, लेंथ तो 5 गुना हो गई ना, तो लेंथ आ गई 10 10 जोड़ करके 50, विड्थ तो 10 ही रहेगी और हाइट भी क्या रहेगी, 10 रहेगी। अब इस जो ये शेप बन के तैयार हुआ है ना, इसको पेंट करना है। पेंट करना है तो इसका टीएसए पता होना चाहिए। तो टीएसए ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, ये होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। अब इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणा में 50 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 प्लस HL 10 गुणा 50, ठीक है। कितना आ जाएगा बताइए जरा, आप लोग भी थोड़ा कैलकुलेशन कीजिए, सारा मेरे से ही करवाते हो। ये आ जाएगा देखिए 2, 50 दहा में 500 प्लस 100 दहा में 100, 10 दहा में 100 प्लस 500, ये आ गया 5 5 10, 1000 प्लस 100 1100, 11 2 से गुणा कर दीजिए, 2200 आ गया ये। तो टोटल आपके पास आ गया 2200, इसकी एरिया आ गई, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में। दाम क्या दे रखा है इसको पेंट करने का, 10 रुपया 10 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दाम दे रखा है। तो टोटल को पेंट करने के लिए 10 से गुणा कर दीजिए, तो कितना लगेगा, कितना एरिया आ जाएगा, 22 के बाद एक जो 3 जीरो हो गया, अब 3 जीरो लग गया। ये क्या आया, ये तो पैसा आया, इतना पैसा लगेगा, पैसा। लेकिन आंसर जो पूछा है वो रुपया में पूछा है। पैसा को रुपया बनाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते ना, ये कट गया, तो 220 रुपया जो है खर्चा आएगा। कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन पे दे रखा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ये का माध्य मतलब मीन m है और इतने का मीन p है, तो p प्लस m पूछा है आपसे। तो इसका मीन बताइए क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ नंबर्स नीचे टोटल। तो इनका सबका सम कीजिए, 10 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाई कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए। तो बताइए m कितना आएगा, ये 7 है, 7 है, 7 3 10 10 20 और 4 20 और 5 3 8 2 10 30 और 6 भी तो है, 1 प्लस 6 भी कर लीजिए, यहाँ प्लस 6 40, टोटल 40 आ गया, ऊपर नीचे आ जाएगा 8, तो 8 5 40। तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद इसका कह रहा है माध्य p है, तो p आ जाएगा, इन सब का सम कीजिए, 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 11 प्लस m प्लस 10। इसको भाग कितने से करोगे, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 से, इसको भाग दे दीजिए 6 से। अब इसको जरा जोड़िए,
देखिए यहाँ पे एक m है तो m की वैल्यू 5 ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए, ठीक है। आप सबको जोड़िए, 5 2 7 3 10, इतना तो 10 हो गया, और क्या है 10 और 11 21, 21 5 26, 26 10 36, ये आ गया 36 डिवाइडेड बाई 6, तो ये काट दीजिए, 6 बार में चला गया। P आपका आ गया कितना 6, M आ गया 5 और P प्लस M पूछा है, 6 और 5 11 आ जाएगा आंसर, बी ऑप्शन, P प्लस M 6 प्लस 5 11, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। इसमें कह रहा है 25 से लेके 50 तक की संख्याएं एक पर्ची पे लिख करके उन्हें एक डब्बे में रख दिया गया है, यादृच्छिक डिब्बे में से एक पर्ची निकाली गई, इस पर्ची पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रखा है। सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि 25 से लेकर 50 तक टोटल नंबर कितने होते हैं, तो टोटल नंबर आते हैं ये 26। कैसे निकालोगे, 50 में से 25 माइनस कीजिए, एक और जोड़ दीजिए, ठीक है। अब मैं थक गया हूं, इसको जल्दी जल्दी बताऊंगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। टोटल आ गया 26 और 25 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी है, अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, ये टोटल 6 होती हैं। अभाज्य जितनी है, रुको पेन पतली कर लेता हूँ, अभाज्य संख्याएं 6 आएंगी 25 से लेकर 50 तक। कहो तो गिनवा दूं कौन कौन सी आएंगी। एक तो देखो 25 नहीं है, 26 27 28 29 आएगा, एक 29 30 नहीं आएगा, 31 32 33 34 35 36 37 आएगा, 37 38 39 आएगा, 40 नहीं आएगा, 41 आएगा, 42 43 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, 45 46 47 आएगा, एक कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, इतने आएंगे 50 तक। तो ये 6 के 6 अभाज्य हो गई, टोटल 26 है। तो अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता पहले लिखा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य वाले की कितनी आ जाएगी 6/26, सॉल्व कीजिए 3 ये आ जाएगा 3/13 आ गया, ठीक है ना। ये तो आ गया अभाज्य संख्याओं की प्रायिकता, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभाज्य संख्या ना आने की प्रायिकता पूछ रहा है। अच्छा आप लोग प्रायिकता वाले चैप्टर में बचपन में पढ़े होंगे, किसी चीज के होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है हमेशा। तो अब आपको ना होने वाला निकालना है तो 1 में से माइनस कर दो, तो 1 माइनस 3/13 कर दीजिए, तो 13 एक कम 13 में से 3 गया 10, ये आ जाएगा 10/13। कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। मैं बहुत थक गया हूँ, ठीक है। आज की क्लास में अब यहीं तक रखता हूँ, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, एक दो दोस्त को तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। मेहनत काफ़ी हो रही है आप लोगों के लिए, लास्ट मोमेंट आपका चल रहा है एग्जाम का, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।